आज का जो टॉपिक है वो सबके लिए इंटरेस्टिंग इसलिए होगा क्योंकि आप सब उसको इस्तेमाल करते हैं, आप सब रोज़ कंज्यूम करते हैं और आप सब उससे मुतासिर हैं। मुझे नहीं लगता इस रूम में कोई भी इंसान होगा, चाहे वो जिस मर्ज़ी जनरेशन से हो, वो उस चीज़ को यूज़ ना करता हो। आज का सेशन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होएगा। आई एम श्योर कि जब आप यहाँ से निकलेंगे तो एक चेंज आएगा एंड जो स्मार्ट लोग होंगे यहाँ पे, वो ऑब्वियसली उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करके अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाएंगे। इसका मैंने इसलिए नाम रखा है कि व्हाट मेक्स यू ग्रेट इन 26, बिकॉज हम पास्ट की नहीं बात करेंगे, हम फ्यूचर की बात करेंगे। एंड 25 ख़त्म हो चुका है, 2 महीने रह गए हैं, तो 25 के बाद 26 शुरू होगा। एंड 26 में आपने कुछ ऐसी चेंजेस अपने अंदर लानी है जिससे आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आए और आप वो गलतियां ना करें या वो चीज़ें रिपीट ना करें जो आप पहले करते रहें। पहला मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा और काफ़ी स्टूडेंट को मैं जानता नहीं हूँ, वो मुझे नहीं जानते। तो मेरा नाम मोहिब है, मैं फ़्रेंच पाकिस्तानी हूँ। 28 साल मैंने फ़्रांस में गुजारे हैं और 28 साल फ़्रांस में ऐसे गुजरे हैं कि आई थिंक कि बहुत लकी मैं था वहाँ पे पैदा होके और वहाँ पे इतना टाइम गुजारना। वहाँ पे बहुत सी चीज़ें सीखी हैं और बहुत सा अच्छा टाइम गुजरा है। मोस्टली एजुकेशन, दोस्त, बिज़नेस, सब कुछ मैंने वहाँ पे किया है। उस दौरान मैं पाकिस्तान सिर्फ 4 दफ़ा आया हूँ, सो पाकिस्तान के साथ मेरा इतना लिंक नहीं था। बट 2014-15 में मैंने सोचना शुरू किया था और मैं इसको ओपनली बताता भी था कि मैं चाहता हूँ कि हम लोग पाकिस्तान वापस जाएं और पाकिस्तान में कुछ करें। बट ऑब्वियसली एक फैंटेसी था, एक सब कहते थे कि इट्स पॉसिबल, आप सर्वाइव नहीं कर सकते पाकिस्तान में, आप तो फ्रांस के पैदाइशी हैं, आपने तो पाकिस्तान देखा ही नहीं है, पाकिस्तानी जो हैं वो मुख्तलिफ सोच रखते हैं और ऑब्वियसली आप उधर सर्वाइव नहीं कर सकते। तो खैर मैंने किसी की सुनी नहीं है क्योंकि ज़िंदगी में मेरा असूल रहा है कि वही करना है जो मेरा दिल करता है। एजुकेशन मैंने अकाउंटेंसी में की है, DSCG फ्रेंच में कहते हैं उसको, इट्स लाइक लेवल मास्टर। और उसको कंप्लीट करने का मेन पर्पस था, पेरेंट्स की ख्वाहिश थी, बट मेरा जो शुरू से जो एम था वो डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वर्ल्ड में था। तो 2009 में मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी एज अ फ्रीलांसर। अगेन मैं सबसे अलग फील्ड में चला गया था। 2009 में इंटरनेट और डिजिटल का कोई स्कोप नहीं था, मजाक समझा जाता था अगर कोई कहता था कि आप वेबसाइट बना लें, आप सोशल मीडिया पे आ जाएं, एक मजाक समझा जाता था। तो उस टाइम पे मैंने सबके ख़िलाफ़ जाके और मैंने ये फ़ैसला किया कि नहीं, मैं डिजिटल में परस्यू करूँगा और मुझे इस चीज़ का शौक़ है। मैं अपने आप को यही कहता हूँ कि उस टाइम का फ़ैसला आज काम आ रहा है और आज मैं ग्लैड हूँ कि मैंने ये फ़ैसला उस टाइम पे किया था। तो ऑब्वियसली उस टाइम से आज तक कोई 15 साल गुज़र चुके हैं। मैंने फील्ड नहीं चेंज की, मैं उसी फील्ड में हूँ। मैंने किसी से एडवाइस नहीं लिया कि मैं करूँ ना करूँ, ये फील्ड मेरी है नहीं है, कैसे करूँ कैसे ना करूँ। मैंने उस चीज़ को फॉलो किया है। पाकिस्तान जब मैं आया हूँ 2018 में, तो ऑब्वियसली मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। एक ऐसी जगह थी जिधर मैं किसी को जानता नहीं था। कज़न हैं मेरे, बट वो कज़न सब छोटी उम्र के हैं जिनके साथ ज़्यादा मैं इंटरेक्ट नहीं कर सकता था या एडवाइस नहीं मैं ले सकता था। तो ऑब्वियसली मुझे 2018 में एक समझे कि एक जंगल में छोड़ दिया जहाँ पे मैं किसी को नहीं जानता और जहाँ पे मैंने सरवाइव करना है और मैंने अपनी जगह बनानी है। तो उस जगह बनाने के लिए ऑब्वियसली जब आप एंटरप्रेन्योर होते हैं तो आप रिस्क टेकर होते हैं। तो मैंने सबसे पहले अपना एक ऑफ़िस बनाया एंड देन मैंने अपना वही काम करना शुरू कर दिया जो मैं फ्रांस में करता था, डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया एंड कंटेंट क्रिएशन एंड सब कुछ। इसकी वजह से मुझे बहुत से लोगों से मिलने का मौका मिला है और मुझे ट्रैवल करने का मौका मिला है। 2018 से आज तक 7 साल हो चुके हैं मुझे पाकिस्तान में। मैं एक दफ़ा भी फ्रांस वापस नहीं गया
लोग पूछते हैं आप क्यों नहीं वापस जाते। 28 साल गुजार लिए फ्रांस में, इट्स अ गुड टाइम। आई थिंक अब मेरा दिल करता है कि मैं पाकिस्तान में कुछ करूं और पाकिस्तान में रह के कंट्रीब्यूट कर सकूं। आई थिंक 28 ईयर्स मैंने फ्रांस को काफ़ी हेल्प आउट किया है। सो दिस इज़ माई स्मॉल इंट्रोडक्शन। इधर आप देख सकते हैं कुछ पुरानी पिक्चर्स हैं, कुछ चीज़ें हैं। सो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका मेंटर कौन है, किसने आपको इंस्पायर किया है। अब फ्रांस में बैठ के मैंने इकबाल को पढ़ना शुरू किया था। समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल था, बट ऑब्वियसली जब आप ढूंढना शुरू करते हैं तो चीज़ें ओपन हो जाती हैं। सो एक ब्लॉग स्पॉट पे एक वेबसाइट थी गूगल पे, अभी भी अवेलेबल है, उसको कोई 20 साल हो चुके हैं। किसी ने कोट्स डाले थे इकबाल के और उनके अंदर बहुत कमाल के कोट्स थे। एक कोट मुझे अभी तक याद है, वो है अदब है पहला करीना मोहब्बत के करीनों में से। अब ये कोट मुझे इतना अच्छा लगा है बिकॉज़ इस कोट की खासियत ये है कि अदब इज़ रिस्पेक्ट। किसी चीज़ को भी हासिल करने के लिए आपको उसकी इज़्ज़त करनी पड़ती है, उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को समझने के लिए एक अदब की ज़रूरत थी, एंड देन इकबाल को भी समझने के लिए यू नीड टू रिस्पेक्ट हिम एंड यू नीड टू रीड हिम। सो इकबाल इतना कॉम्प्लेक्स नहीं, हालांकि मेरी उर्दू बहुत वीक है और ऑब्वियसली फ्रेंच मेरे लिए बहुत ईजी है। एक वाक़या है, मेन टॉपिक पे आने से पहले एक वाक़या है जिसकी वजह से मैंने उस टॉपिक पे ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया। मैं ट्रैवल कर रहा था इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में मैं कुछ लोगों से मिला हूँ, फ्रेंच दोस्त हैं, और उन दोस्तों से मिलने के टाइम पे मुझे अंदाज़ा नहीं था, बट आई वाज अंडर सर्वेलेंस। और जब मैं वापस घर जा रहा था तो मुझे गाड़ी में से निकाल के और एक और गाड़ी में लेकर गए हैं, और वो गाड़ी ऑब्वियसली सब जानते हैं डाला। सो मुझे ब्लैक फिगो डाला, तो ऑब्वियसली मुझे उधर से निकाला है, गाड़ी से निकाल के। मेरे साथ कज़न भी थे, वो परेशान हो गए कि क्या हो गया, तो मुझे निकाल के मुझे उस गाड़ी में लेकर गए हैं। 2-3 लोगों ने मुझे साइड से बंद किया, लाइक टाइट किया है, एंड 5 मिनट तक साइलेंट वो लोग कुछ कर रहे थे, मुझे नहीं पता। उसके बाद उन्होंने सवाल करने शुरू कर दिए कि आप किससे मिले हैं, क्यों मिले हैं, क्या ज़रूरत थी मिलने की, क्या बातें की हैं। तो मुझे समझ आ गई थी कि मैं सुबह से अंडर सर्वेलेंस था और ये सुबह से इन्हें हर चीज़ का पता है। मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी, तो जो लेफ़्ट वाला था वो थोड़ा सा एक्सेप्ट नहीं कर रहा था मेरी बात को, तो वो कह रहा था कि इसको आगे ले चलते हैं, ये पूरी बात बता नहीं रहा। तो ऑब्वियसली क्योंकि मैं कुछ गलत कर नहीं रहा था, तो मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा हुई और मैंने कहना शुरू कर दिया कि रुक जाएं, आप एक काम करें, मेरा नाम ऑनलाइन जाके लिखें, आपको समझ आ जाएगी कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ और मैं पाकिस्तान क्यों आया। उस टाइम पे सिर्फ वो बात करने से मेरी पूरी सिचुएशन बदल गई, क्योंकि जब उन्होंने, क्योंकि नादरा से उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा मिल नहीं रही थी। जब ऑनलाइन जाके उन्होंने मेरा नाम लिखा, उन्होंने मेरी वीडियोस देखनी शुरू की, कोई आधे घंटे 1 घंटे का प्रोसेस था, उन्हें समझ आ गई कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्यों आया हूँ, मैं हूँ कौन, मेरा पर्पस क्या है, मेरा बैकग्राउंड क्या है। देन ऑब्वियसली 1-1.5 घंटे के बाद उन्होंने मुझे एक्सक्यूज़ करके रिलीज़ किया है, और मुझे उस टाइम पे यकीन हो गया था कि इधर से निकलने का जो मेन वजह थी वो वजह थी जो मैंने जिसके ऊपर काम किया था, जिसके ऊपर मैं बात कर रहा था, उस वजह ने मुझे बचाया था। सो आज का जो मेन टॉपिक है वो है पर्सनल ब्रांडिंग। आप में से कितने लोग हैं जिनको पता है कि पर्सनल ब्रांडिंग क्या है? कभी नाम सुना है पर्सनल ब्रांडिंग का? कभी कंटेंट देखा है? एनीवन? फरा, पर्सनल ब्रांडिंग, एनी आइडिया? नाम सुना है कभी? ओके। बाकियों ने कभी सुना है पर्सनल ब्रांडिंग का नाम? आप? अच्छा। एनीवन एल्स? नो। ओके, सो जब आप मेरा नाम लिखते हैं तो आपको गूगल पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है मेरे बारे में।
इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, इमेजेस में जाएं तो मेरी काफ़ी जो है ना पिक्चर्स आ जाती हैं। हालांकि मैं कोई पर्सनैलिटी नहीं हूँ, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं कोई मशहूर नहीं हूँ इतना, बट ऑब्वियसली मैंने अपनी जगह बनाई है ऑनलाइन स्पेस पे। पर्सनल ब्रांडिंग की वजह से लेवरेज जो मुझे मिला है, क्योंकि जब आप नई कंट्री में जाते हैं आप किसी को जानते नहीं हैं, तो उस पर्सनल ब्रांडिंग की वजह से मुझे इतने लोगों से मिलने का मौका मिला है। अब इनके नाम नहीं लिखे मगर इसके अंदर बहुत से फाउंडर्स हैं, बहुत से एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत से इन्फ्लुएंशियल लोग हैं पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और बहुत सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान से भागना नहीं चाहते, जो मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है। साउंड नहीं है, वो किधर है टेक्निकल गाय? अलीशा, वो टेक्निकल वाला कहाँ है? साउंड नहीं आ रहा। नहीं, वो वीडियो के अंदर एक साउंड है। बिकॉज हम इस चीज़ को टैप कर रहे होते हैं जिसको कहते हैं परफेक्शनिज्म, परफेक्शनिस्ट, परफेक्शन। People always say that you are your own worst enemy. And when you are your own biggest judge, you can become your own jailer. For the past year, I have felt imprisoned in my own head. I've been stuck, and no amount of inspiration has been able to give me the freedom to create. This feeling led me to abandon my personal projects and instead help others bring their visions to life. It's not that I didn't have ideas or want to create, it's just when it's not your own story, it isn't as scary to put into the world. For nearly 6 months, I've worked all around the world helping others. I thought that letting go of the creative decisions would allow me to breathe as an artist. It hasn't worked out. I mean, sure, I've made some money, but at the end of the day, the goals and the dreams I had for myself never went anywhere. I chose to ignore them because I wasn't able to move forward with my ideas with any confidence. I've let the pressure of an audience influence my creative process. I stopped viewing the work as an artist and just began viewing it as a judge. Over time, I realized that the thing holding me back was perfectionism. The dictionary defines perfectionism as a disposition to regard anything short of perfection as unacceptable. You hear a lot of people call themselves perfectionists, and usually it's said as some sort of like a humble brag, but for me, perfectionism was an anchor. The thought of making mistakes was paralyzing. Everything had to be perfect or it wasn't even worth trying. So I thought. One simple realization was able to break these binds holding me back. When you look at yourself in a mirror, you don't see what everyone else sees. You're overly critical of every detail, and we all wish we could change something we see, but the reality is that those changes are things almost no one else would notice. What I realized is that my art is no different. I was criticizing my work so heavily because I was viewing it in a mirror. I knew what I wanted to see, and if I couldn't make it exactly that, I didn't see you trying. But when you view your work like that, you'll never be happy. There's always a change that can be made. It's an endless cycle of judgment and abandonment. Perfection, in my mind, is a measure of how well something does what it is intended to do. I create art to express myself, sure, but the real goal is to create something that may focus emotion from my audience, from all of you. And if my work does that, then it's as perfect as it needs to be. Scott Adams said, creativity is allowing yourself to make mistakes. Art is knowing which ones to keep. I will never be able to show you exactly what I see in my head, and at best, it will be an approximation with some flaws, but
that's okay, because those flaws will be the mistakes I'll learn to accept and choose to keep. ओके इस वीडियो की जो खासियत है और जिसको अगर आप समझ पाएँ, परफेक्शन। हम बहुत सी चीज़ें नहीं करते, हम बहुत सी चीज़ों से दूर रहते हैं, हम बहुत सी चीज़ें ट्राई नहीं करते बिकॉज़ हम ये कहते हैं कि जब हम इस चीज़ पे पूरा कंट्रोल करेंगे या जब ये चीज़ पूरी हमें आएगी तब हम इसको करेंगे। जब हमारे पास पैसे होंगे तो फिर हम बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, जब हमारे पास नॉलेज होगी तो फिर हम वो काम करेंगे। ऑब्वियसली वो परफेक्शन के अंदर आ जाती है, और परफेक्शन वो चीज़ है जिसकी वजह से आप ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें नहीं कर पाते एंड ऑब्वियसली आप बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ से दूर हो जाते हैं। सो ज़हन में रखें कि कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं आपको स्टार्ट करना होता है और ड्यूरिंग द प्रोसेस आप चीज़ों को बेहतर करते हैं। मैंने जब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की थी तो इट वाज अ टोटल मैस। वॉइस ठीक नहीं थी, लाइट नहीं ठीक थी, ब्लर नज़र आ रहा हूँ, मेरी पहली वीडियो ब्लर है, फोकस है ही नहीं चेहरे पे। बट वो जो पहली वीडियो रिकॉर्ड करने का जो रिस्क था या जो मैंने उस वक्त एक्शन लिया है वो आज तक चल रहा है और वो आज तक बेहतरी चल रही है और आज तक वो परफेक्शन नहीं आया और कभी आएगा भी नहीं एंड तक। So it's a daily process. You have to keep going. You need to keep trying new things. तो perfection एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज़िंदगी में बहुत से कामों करने से पहले करने से रोकता है। अच्छा, एक सवाल है आप लोगों के लिए, आप लोगों ने हाथ उठाने हैं। आप लोगों में से कितने लोग सोशल मीडिया कंज्यूम करते हैं? आप नहीं करते? नो डेली। ओके, दैट्स गुड। आप लोग भी नहीं करते? प्लीज़ हाथ उठाएं, मार्क्स मिल जाएंगे इसके। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। 99% हमारे स्टूडेंट जो है वो सोशल मीडिया कंटेंट डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं। और कभी आपने चेक किया कितने घंटे कंज्यूम करते हैं आप लोग? मैं 5 घंटे करता हूँ। अब स्क्रीन टाइम मेरा 5 घंटे है, आई थिंक 3 घंटे मेरा वो सोशल मीडिया का। 6 आवर सोशल मीडिया या स्क्रीन टाइम? स्क्रीन टाइम, इट्स नॉट द सेम। स्क्रीन टाइम में और भी चीज़ें, व्हाट्सएप भी आ जाता है, ये चीज़ें भी आ जाती हैं। सोशल मीडिया 6 आवर, वाओ, यू आर स्पेशल केस। Doom scrolling mostly. Okay, that's good. So 99% हमारे जो हैं स्टूडेंट वो कंज्यूम करते हैं। एंड व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज़ हमारी दुनिया की जो आबादी है वो 7 अरब है एंड आप उन 5 अरब लोगों में शामिल होते हैं जो डेली बेसिस पे सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। सो टोटल आबादी 7 बिलियन है अप्रॉक्सली, ऊपर नीचे हो सकता है, और 5 बिलियन डेली जो है ना सोशल मीडिया कंज्यूम करते हैं। सो आप वो 5 बिलियन में आते हैं। दैट्स गुड, मुबारक हो, ये बहुत अच्छी बात है। आप जो है ना वक्त के मुताबिक जो है ना चल रहे हैं और आप अपने आप को पीछे नहीं छोड़ते। सो दैट्स समथिंग इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग ये भी है कि एवरेज जो टाइम है वो 3 घंटे का है डेली सोशल मीडिया का। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये पूरा 1 महीना बन जाता है साल में जो आप डूम स्क्रॉलिंग में ज़ाया करते हैं।
सो एक जगह पे आप कंज्यूम भी कर रहे हैं डेली बेसिस पे, दूसरी जगह पे आप पूरा साल का 1 महीना जो है ज़ाया कर रहे हैं इन डूम स्क्रॉलिंग. इंटरेस्टिंग, अगेन वेस्ट ऑफ टाइम, स्टैट्स. सेकेंड सवाल, आप में से हाथ उठाना है, कितने लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं? 1 2 3. अभी यू 4. और कोई पीछे? अभी ओके. इंटरेस्टिंग. सो अभी हमें फ़र्क नज़र आ गया है. मेजॉरिटी लोग कंटेंट कंज्यूम करते हैं, हम लोग क्रिएट नहीं करते. और यही एक प्रॉब्लम दुनिया में क्रिएट हो रही है कि कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, क्रिएशन बहुत कम है. ऑब्वियसली इसकी वजह से आपके बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और बहुत सी चीज़ें जो है ना वो इस चीज़ की वजह से बढ़ती जा रही हैं. कंटेंट क्रिएशन सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करने को नहीं कहते. इट कैन बी डिज़ाइन, इट कैन बी वॉइस ओवर, इट कैन बी कैरूसल्स, इट कैन बी वॉइस रिकॉर्डिंग, इट कैन बी पॉडकास्ट, इट कैन बी एनीथिंग. सो कंटेंट क्रिएशन सिर्फ ये नहीं है कि आप कैमरे में के सामने बैठ के वीडियो रिकॉर्ड करें. कंटेंट इज़ समथिंग एल्स. सो अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी करता है तो वो भी कंटेंट क्रिएशन में आ जाता है. सो स्टैट्स ये कहती हैं कि 10 में से सिर्फ 1 जो है लोग जो है ना क्रिएट करते हैं. सो एक दुनिया में एक दुनिया भी डिवाइड होती जा रही है. एक क्रिएटर इकॉनमी आपने देखी होगी और एक वो इकॉनमी है जो कंजप्शन पे बेस करती है, जो कंटेंट सिर्फ कंज्यूम करती है. ऑब्वियसली वो एक क्लैश क्रिएट हो रहा है और आप देख रहे हैं कि मेजॉरिटी लोग जो है ना वो सिर्फ देखते हैं. और देखना भी ऐसा नहीं है कि आप उसमें कुछ सीख रहे हैं. इट्स मोस्टली लोग जो है ना वो स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं और घंटे घंटे जो है ना आप ज़ाया कर देते हैं, बिकॉज आप सीखते कुछ भी नहीं है. स्टैट्स ये भी कहती हैं कि पहले आप एक जर्नल पढ़ते थे, अब लाखों के हिसाब से जो है ना आप जर्नल पढ़ रहे हैं और आपका ब्रेन जो है वो डैमेज हो रहा है इस चीज़ की वजह से. बिकॉज एक टाइम पे पिक्चर आती है, उसके बाद वीडियो आ जाती है, फिर उसके बाद एक और वीडियो आ जाती है, फिर पिक्चर आती है. तो आपका ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाता कि मैं खुश हूँ, उदास हूँ, कि मैं सीखूँ, पढ़ूँ. ही डोंट अंडरस्टैंड. तो यू आर जस्ट मेकिंग योर ब्रेन मोर डम. तो इस चीज़ के बारे में भी आपने सोचना है कि कंजम्पशन इतनी नहीं होनी चाहिए कि आपको ये चीज़ डैमेज कर पाए. इवन पाकिस्तान में भी 66 मिलियन पीपल यूज़ सोशल मीडिया. ये Jan 25 की स्टैट्स हैं, विच इज़ 46% ऑफ द पॉपुलेशन. 25 करोड़ की आबादी है, 46% अप्रॉक्सली जो है ना थोड़ा एडल्ट पॉपुलेशन. सो ये भी एक चीज़ इंटरेस्टिंग है. पाकिस्तान में सोशल मीडिया ऑब्वियसली बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि 70+ आपकी पॉपुलेशन यंग है. सो अंडर 30. अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ फ्रांस का, वहाँ पे उल्ट है. वहाँ पे 70% पॉपुलेशन ओल्ड है और रात को देख सकते हैं, सुबह देख सकते हैं. तो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे एक पूरी स्ट्रेटजी के थ्रू काम किया जाता है. और अगर आपको इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता, मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप ChatGPT से बात कर सकते हैं और उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें. मैं अक्सर कहता हूँ कि हमें बहुत सी चीज़ों का पता नहीं होता, हमें बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता. आपको कोई भी डाउट हो, ChatGPT से बात करें और उसको बेस्ट फ्रेंड अपना बना लें. कोई बिज़नेस लॉन्च करना हो, कोई कारोबार शुरू करना हो, कोई आइडिया चाहिए हो, कोई नॉलेज हासिल करनी हो, जस्ट आस्क हिम. ऑटोमेटिकली जो है ना एक इंसान से बेहतर आपको जवाब मिल जाएगा, बिकॉज उसके अंदर इमोशंस नहीं होंगे. अच्छा, पर्सनल ब्रांडिंग क्या नहीं है? एक तो हमने देख लिया कि क्या है, अब हम देखेंगे कि क्या नहीं है. पिक्चर लगा लेना फिल्टर के साथ, इट्स नॉट पर्सनल ब्रांडिंग. आप लोगों को कॉपी करके कंटेंट बनाए, इट्स नॉट पर्सनल ब्रांडिंग. बेसिकली पर्सनल ब्रांडिंग इट्स यू.
आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए जो आप ज़िंदगी में हैं वही आप ऑनलाइन होने चाहिए। अगर ऑनलाइन लोग आपको किसी तरह देखें और फिज़िकली आपसे जब मिलें तो वो कहें ये तो सेम वो है ही नहीं। अब जैसे एक इन्फ्लुएंसर है, आप जानते होंगे, हमज़ा भट्टी, ठीक है, द फूड ब्लॉगर। सो जब मैं इस्लामाबाद गया था मैं उनसे मिला था एंड जो मैंने वीडियोस देखी थी वही कैरेक्टर मुझे सामने मिला था। तो मुझे उनके साथ टाइम गुजारने का वो टाइम मिला, खाना शाना खाया, काफ़ी फ़न एंजॉय किया। बिकॉज़ जब वो फ्रांस गए थे तो वो मेरे दोस्त के पास गए थे तो उन्होंने काफ़ी उन्हें फ्रांस में सैर करवाई थी। तो इस वजह से मुझे चांस मिल गया इधर उनसे मिलने का। एंड एग्जैक्टली जो ऑनलाइन कंटेंट वो बनाते हैं एग्जैक्टली वही रियल लाइफ में है। अब ये एक ऑथेंटिक स्टोरी है, एक ऑथेंटिक जर्नी है, एक ऑथेंटिक कैरेक्टर है जिसको देख के आपको अच्छा लगता है और आप कहते हैं कि वाओ ये बहुत अच्छी पर्सनल ब्रांडिंग है। एंड हमज़ा भट्टी इज़ अ गुड एग्जांपल फॉर पर्सनल ब्रांडिंग, क्योंकि उन्होंने लिंक्डइन पे अपनी प्रेजेंस बहुत अच्छी बनाई है और बाकी सोशल मीडिया पे भी ग्रो किया है। सो ओवरऑल उनकी प्रेजेंस हर प्लेटफॉर्म पे है। कुछ दिन पहले मैंने कुछ स्टूडेंट से पूछा था कि आप लोग कंटेंट क्रिएशन करते हैं या नहीं। तो कुछ स्टूडेंट ने मुझे कुछ कंटेंट दिखाया था बहुत खूबसूरत, और जिसको देख के मुझे ख्याल आया था कि ये कंटेंट वो है जो 10 साल हम देखना नहीं चाहेंगे। ये वो कंटेंट है जो हम देख के खुश नहीं होंगे, बिकॉज़ ऑब्वियसली अभी तो बहुत उसको देख के खुशी हो रही है, हंसी, उसको देख के कॉमेडी आपको लगती है, बट ऑब्वियसली वो कंटेंट आप अपने माँ बाप को भी नहीं दिखा सकते। वो कंटेंट आप दोस्तों को दिखा सकते हैं, बट इट्स वेरी समथिंग आपको जो है ना शर्म आती है उसको देख के कुछ सालों के बाद। तो कंटेंट अगर आप बनाना भी चाहते हैं और बनाने के वेल हैं, तो आप कंटेंट वो बनाएं जो आपको शर्मिंदा ना करें। ये ना हो कि 10 साल बाद आप इस कंटेंट को देखें और आप कहें शिट ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने क्यों बनाया। मैं तो उस टाइम पे बहुत ही ऐसी हरकतें करता था जो नहीं करनी चाहिए थी। सो कंटेंट वो बनाएं जो इंस्पायर करता है। और अगर आपको नहीं समझ के कंटेंट किस तरह बनाना है, तो ऑब्वियसली आप कंटेंट अपने आप को रिकॉर्ड ना करें, वॉइस ओवर कर लें। इट्स द ईजीएस्ट वे। मोस्टली इन्फ्लुएंसर ये काम करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, पूरा दिन वीडियो बनाई, फिर घर पे जाके आराम से एक अच्छा सा उर्दू में स्क्रिप्ट लिखा, उसको रिकॉर्ड किया, कैपकट में डाल के उसको पब्लिश कर दिया। एंड ये चीज़ जो है ना, ये एक आदत बनानी चाहिए। सो कंटेंट वो बनाएं जो इंस्पायर करें और जिसको देख के आप उदास ना हो या आप शर्मिंदा ना हो। सो आई होप वो जो स्टूडेंट इस तरह का कंटेंट बनाते हैं वो बनाना बंद कर देंगे। ओके अच्छा, एक चीज़ हम भूल जाते हैं, इस चीज़ के बारे में सोचना ज़रूरी है। 50 साल पहले अपने आप को मशहूर करना, अपने आप को दुनिया के सामने लेकर आना, इट वाज पेड। आपको पे करना पड़ता था जर्नल में आने के लिए, आपको पे करना पड़ता था मैगजीन में आने के लिए, आपको पे करना पड़ता था टीवी पे आने के लिए। बट नाउ सोशल मीडिया ने ये सारी चीज़ें फ्री करती हैं। रिसेंटली मैंने सुना स्नैपचैट ने कुछ फ़ी चार्ज करनी शुरू कर दी है स्टोरेज के लिए, बट ओवरऑल अभी सोशल मीडिया फ्री है। सो हम क्यों ये टाइम ज़ाया कर रहे हैं? हम क्यों नहीं अपनी प्रेजेंस बना रहे? हम क्यों नहीं अपना पोर्टफोलियो ऑनलाइन डाल रहे? हम क्यों नहीं अपना सीवी इतना स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं कि हमें 5 साल बाद काम करने की ज़रूरत ना पड़े? हम क्यों नहीं इस तरह कर रहे कि लोग हमें पहचाने और हमें लीड्स लोग कांटेक्ट करें ऑनलाइन के थ्रू? एक होता है कि फ़िज़िकली आप लोगों से मिलते हैं, इट्स वेरी, आप थक जाते हैं लोगों से मिल मिल के, बट ऑनलाइन जब आप मीटिंग्स करते हैं, जब आप लोगों से ऑनलाइन बात करते हैं तो आप थकते नहीं हैं। तो इस चीज़ के बारे में सोचें कि 50 साल पहले लोगों को पे करना पड़ता था इस चीज़ के लिए, आज वो फ्री है। आज अभी इंस्टाग्राम खोल के एक वीडियो पोस्ट कर सकते हैं आप, मे बी वो वीडियो वायरल जा सकती है, मिलियंस ऑफ पीपल देख सकते हैं।
ऑब्वियसली कोई ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो इंस्पायर करे। सो ये चीज़ आपके जहन में रहनी चाहिए कि नाउ इट्स फ्री, और उससे पहले पे था, पेमेंट करनी थी। ये कुछ प्लेटफॉर्म है जो मैं यूज़ करता हूँ, और जो लोग यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। लिंक्डइन, हम समझते हैं कि लिंक्डइन एक सिर्फ जॉब रिसर्च प्लेटफॉर्म है। लिंक्डइन बस एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हायरिंग और एम्प्लॉयर्स और कंपनीज बैठी होती हैं हायर करने के लिए। लिंक्डइन राइट नाउ इज़ द वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक एंड इनोवेटिव प्लेटफॉर्म, क्योंकि उन्होंने रील्स भी शुरू कर दी हैं, उन्होंने लॉन्ग फॉर्मेट भी शुरू कर दिया, उनके पास आर्टिकल्स भी हैं, और लिंक्डइन पे सारे इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल लोग बैठे हुए हैं, सारे ओनर्स बैठे हुए हैं, सारे मैनेजर्स बैठे हुए हैं। आपके जितने टॉप लीडरशिप है वो लिंक्डइन पे है। और व्हाट्स गुड, आप वहाँ जाके उन्हें डीएम कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर आपकी बात में कोई ऐसी ख़ास बात है तो ऑब्वियसली वो आपसे रब्ता करेंगे। सो लिंक्डइन इज़ गुड। अगर आप आर्टिकल भी लिखना चाहते हैं, इट्स गुड, क्योंकि वहाँ पे लोग फिर आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और एक हमारे कुलीग हैं, उन्होंने रिसेंटली एक छोटा सा आर्टिकल पोस्ट किया था, एंड आई एम नॉट रॉन्ग लाइक 3-4 हज़ार लाइक्स आ गए थे, और दुनिया से उनके उस पोस्ट को देखा गया था, एंड इट वाज अ वेरी स्मॉल पैराग्राफ। सो लिंक्डइन इज़ वेरी पावरफुल, एंड ऑब्वियसली जब आपकी रीच बढ़ेगी तो बहुत से ऐसे लोग आपके पास आएंगे जो मे बी आपके बिजनेस में, आपके काम में बेहतरी ला सकें। उसके बाद इंस्टाग्राम, ऑब्वियसली हम सब यूज़ करते हैं कंजप्शन के लिए, बट हम उसको कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज़ नहीं करते। बट इंस्टाग्राम इज़ वेरी गुड फॉर कैरोसेल्स एंड रील्स। आजकल कैरोसेल रील से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि सारी गेम जितनी भी प्लेटफॉर्म है उनकी रिटेंशन की है, कितनी देर यूज़र स्टे करता है आपके पोस्ट पे। 3 सेकंड से ज़्यादा करेगा तो वो मीन करता है कि इट्स समथिंग इंटरेस्टिंग। अगर वो ज़्यादा स्टे करेगा तो ऑब्वियसली आपका जो एल्गोरिदम है वो ज़्यादा आपको पुश करेगा, वो ज़्यादा आपको ऊपर लेकर आएगा। फिर ऑब्वियसली टिकटॉक है। टिकटॉक को हम सीरियस नहीं लेते, बट टिकटॉक इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म इन द सेंस ऑफ इट्स बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। आपका जो भी इंटरेस्ट है, अगर आपको गाड़ियों का शौक़ है तो आपको सिर्फ गाड़ियाँ नज़र आएंगी, आपको डांस और फाशी नज़र नहीं आएगी। अगर आपको कॉमेडी का शौक़ है तो आपको कॉमेडी शो, ड्रामा, इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी। सो इंटरेस्ट इज़ ओनली बेस्ड ऑन टिकटॉक इज़ ओनली बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। इट्स नॉट कि किन लोगों को आप फॉलो करते हैं। इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के मुताबिक और फॉलोइंग के मुताबिक कंटेंट शेयर करता है, आपको शो करता है फीड पे। टिकटॉक आपको कंटेंट शो करता है इंटरेस्ट के मुताबिक। नीचे वो आपको कीवर्ड भी दे देता है, जो आपके शौक की चीज़ें होती हैं वो आपको एआई के थ्रू स्पेकुलेट करके आपको वो दे देता है कंटेंट। सो इस चीज़ का भी आप देख सकते हैं कि टिकटॉक इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म अगर आप इस तरह का कंटेंट बनाते हैं जो मे बी आप शेयर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग आपको पहचानें उसके लिए। और जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है, हर इन्फ्लुएंसर का जो मेन गोल है वो है यूट्यूब। हर इन्फ्लुएंसर, हर इंसान यूट्यूब पे जाना चाहता है, बिकॉज सबसे ज़्यादा अर्निंग यूट्यूब से होती है, सबसे अच्छा कंटेंट यूट्यूब पे मिलता है। और लोग घंटे घंटे यूट्यूब पे लगा देते हैं एक वीडियो के लिए देखने में। वहाँ पे स्क्रॉलिंग बहुत कम होती है, ज़्यादा लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट देखा जाता है। सो टेक्निक क्या है कि आप शॉर्ट फॉर्मेट से शुरू करें, रील से शुरू करें, शॉर्ट से शुरू करें, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता करके आप लॉन्ग फॉर्मेट पे आएँ, और उस लॉन्ग फॉर्मेट के थ्रू आप ज़्यादा लोगों को रीच आउट करें। आखिर में सबका गोल होता है कोर्सेज बेचना, वर्कशॉप बेचना, इन चीज़ों को बेचना, बिकॉज एट दी एंड ये सब एक खेल नहीं है, पीछे पूरी एक इकॉनमी है। मैं बहुत से फ्रेंच इन्फ्लुएंसर को जानता हूँ जिन्होंने चैनल्स शुरू किए हैं, जिन्होंने उन चैनल्स को बहुत अच्छा मोनेटाइज किया है, एंड नाउ वो फ्रांस को छोड़ के दुबई शिफ्ट हो गए, एंड दे आर लिविंग द लाइफ ऑफ अ बिलियनर और मिलियनर। सो बात वही है, वो सिर्फ एक चैनल की वजह से, एक चैनल ने उनकी ज़िंदगी बदल दी है। और लोगों को समझ नहीं आती कि कैसे हो सकता है कि एक चैनल आपकी ज़िंदगी बदल दे।
ऑब्वियसली जब आप उस पर काम करते हैं 4-5 साल से आप लगे हुए होते हैं, कंटेंट डालते रहते हैं, तो आपकी 2 साल पुरानी वीडियो भी वायरल जा सकती है। और ये ख़ास बात है यूट्यूब की। मेरी पुरानी वीडियो जो 3 साल पुरानी वीडियो, उस पर अभी तक व्यूज़ आते हैं, और यही 3 साल पुरानी वीडियो इंस्टाग्राम पे उस पर व्यूज़ नहीं आते, क्योंकि यूट्यूब एक लाइब्रेरी है और लोग जाके देखते हैं, कीवर्ड के थ्रू आपको मिल जाती हैं। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एट दी एंड आपने इन चीज़ों को स्ट्रैटेजी के मुताबिक जो है ना आपने आगे जाना है। सो द बेस्ट थिंग इज़ यूट्यूब। आई डोंट नो आप लोग इसे जानते हैं या नहीं। अली अब्दाल, हाथ उठाएं जो इनको जानते हैं। बस एक ही है, आप लोग नहीं जानते इन्हें? नो वन। ओके, आई एम शॉक। ओके, अली अब्दाल दुनिया का टॉप 10 जो है ना इन्फ्लुएंसर में आता है। ऑल अबाउट विजिबिलिटी, आप कितना विजिबल हैं, कितने लोग आपको ढूंढ सकते हैं, कितने लोग आपको जानते हैं। और इसके लिए आपको इतनी नेटवर्किंग करने की ज़रूरत भी नहीं है। लोग पहले जाते थे एक्सपो सेंटर, लोग जाते थे कॉन्फ्रेंसेस में, लोग जाते थे सेमिनार्स में, लोगों से मिलने के लिए, लोगों के बारे में और लोगों को बताने के लिए कि वो क्या काम करते हैं। बट नाउ ऑनलाइन इज़ हेयर फॉर यू, एंड इसकी वजह से आपकी विजिबिलिटी जो है वो बहुत बेहतर हो चुकी है, और ऑब्वियसली आपका जो स्केल करने का पर्पस है वो बढ़ चुका है। सो इनका नाम है सेदरिक ग्रोले। सेदरिक ग्रोले टॉप पेस्ट्री शेफ इन द वर्ल्ड, टॉप पेस्ट्री शेफ इन द वर्ल्ड, फ्रेंच, यंग टैलेंटेड गाय जिसको एक चांस मिला था ज़िंदगी में और उसने उसको अवेल करके ही बिकेम द बेस्ट पेस्ट्री शेफ इन द वर्ल्ड। और इनका कंटेंट जो है ये बहुत मज़ेदार है, बिकॉज इट्स ऑल बिग साइज, इट्स ऑल ह्यूज। वो जो भी चीज़ बनाते हैं उसमें क्वांटिटी जो है ना बहुत नज़र आती है। जो भी वो चीज़ बनाते हैं वो ह्यूज अमाउंट में बनाते हैं, और बहुत से लोग देखने आते हैं, क्योंकि वो जब अपने बेकरी में बना रहे होते हैं तो सामने एक विंडो होती है जिसमें लोग विंडो पे खड़े होकर देख रहे होते हैं कि सेदरिक जो है ना वो चीज़ें बना रहा है, एंड लोग आके देखते हैं क्योंकि बाद में वो टेस्टिंग भी कराता है। एंड ये वो पेस्ट्री है जो एक पेस्ट्री आपकी 15,000 रुपये की है। एक पेस्ट्री 15,000 रुपये की एक पेस्ट्री है। एंड ख़ासियत वही है कि इट्स वेरी यूनिक हाउ वी डू इट, एंड क्योंकि बहुत पॉपुलर है, एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर पेस्ट्री शेफ बन गया है, तो लोग जाके इससे मिलना चाहते हैं, इसके साथ पिक्चर बनाना चाहते हैं। तो इसका आप ज़रूर कंटेंट जाके देख सकते हैं। ऑब्वियसली इसको जो एडवांटेज मिला है वो ये है कि जो बिहाइंड द सीन स्टोरी है, ही वॉज़ वेरी गुड एट कंटेंट क्रिएशन, ही वॉज़ वेरी गुड पेस्ट्री शेफ। तो इसको कंटेंट क्रिएशन की वजह से एक इन्वेस्टर मिल गया, एंड इन्वेस्टर ने कहा कि देखो, आई विल पुट मिलियंस ऑन यू, मैं तुम्हारी ऐसी जगह पे पेस्ट्री शॉप खुलवा देता हूँ पेरिस के अंदर जहाँ पे लोग सोच भी नहीं सकते। What you have to do is create content huge size. मैं तुम्हें सारे इंग्रेडिएंट दुनिया से सोर्स करके ला दूंगा। You just need to keep going. You need to create content. Because उस इन्वेस्टर को समझ आ गया था, हालांकि वो बाबा है, उसे समझ आ गया था कि कंटेंट इज़ एवरीथिंग। ऐड पे पैसे लगाने से बेहतर है कि आप ऐसे इंसान पे पैसा लगाएं जो टैलेंटेड भी है और जो कंटेंट बना भी रहे हैं। तो उस इन्वेस्टर ने इसके ऊपर पैसा लगाया, एंड नाउ ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंड फेमस पेस्ट्री शेफ इन फ्रांस एंड इन द वर्ल्ड। और इसकी बहुत मशहूर जगह पे जो है ना वो शॉप्स हैं, एंड इसकी पेस्ट्री बहुत एक्सपेंसिव है। आप देख सकते हैं, इट्स अ टोटल आर्ट, और हर चीज़ जो है ना वो रिकॉर्डेड है, डॉक्यूमेंटेड है। पाकिस्तान में अक्सर मैं एक चीज़ सुनता हूँ कि हमारा काम चल रहा है, हमें क्या ज़रूरत है, हम तो फेमस है, हमें क्या ज़रूरत है, बिज़नेस चल रहा है, हमें ऑनलाइन आने की ज़रूरत नहीं है।
यही लोग 5 साल बाद 10 साल बाद इन्हें समझ नहीं आती कि इनका बिजनेस नीचे क्यों जा रहा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब न्यू प्लेयर्स आते हैं मार्केट में तो फिर एक आपको फ़र्क पड़ता है। अगेन ये एक और शेफ़ है, इनका नाम है फिलिप एचोबेस्ट। फिलिप एचोबेस्ट, वन ऑफ द सीनियर फ्रेंच शेफ़ इन फ्रांस। अगेन इनको ज़रूरत नहीं थी ये काम करने की, इनको बिल्कुल नहीं ज़रूरत थी सोशल मीडिया पे आने की, इनको इतनी भी ज़रूरत नहीं थी कि ये अपना पेज बनाते। बट अगेन ही वाज स्मार्ट, इसने पेज बनाया, इसने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया, इसने पूरा डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दिया अपनी रेसिपीज़ को, अपनी यूनिकनेस को, अपने बुक्स को, और राइट नाउ ही इज़ डूइंग वेल। ये बाकी जो है ना शेफ़ से बहुत मशहूर है और बहुत सिंपल अपने घर पे रिकॉर्डिंग करता है, जो चीज़ें बनाता है उनको बना के शेयर करता है सोशल मीडिया पे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके लिए, आपको बताने के लिए कि दुनिया में बहुत तेज़ी से कंटेंट क्रिएशन पे काम हो रहा है। ऑब्वियसली वही लोग पहचाने जाएंगे, उन्हीं लोगों के साथ काम किया जाएगा जो ऑनलाइन पे होंगे, जो नहीं होंगे वो उनको जॉब भी नहीं मिलेगी, काम भी नहीं कोई उनके साथ करना चाहेगा। जेंजी, आप लोग जेंजी हैं? आप लोग जेंजी? ओके। जेंजी के बारे में कहते हैं कि जेंजी की ज़्यादा फ्रेंडशिप उन लोगों के साथ होती है जो सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, जो लोग अवेयर होते हैं न्यू चीज़ों के साथ। जेंजी उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जो है ना इसको कूल भी समझती है और उन लोगों के साथ ज़्यादा एफिलिएट कर पाती है। सो इस चीज़ के बारे में भी सोचना चाहिए कि हमें रेलेवेंट रहना है। अनदर एग्जांपल, सिरिल लिनियाक। अगेन ये बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल, ये भी टॉप शेफ़ में आता है फ्रांस में। इनकी खासियत ये है कि एक शो, मास्टर क्लास जैसा कोई शो था फ्रांस में, एंड ही वाज नथिंग बट ही वाज गुड एट कुकिंग। कोई बैकग्राउंड नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत गरीब इंसान था, बट इसने मेहनत की, इसने उस पर परफॉर्म किया। 1 लाख यूरो से इसने अपना बिजनेस शुरू किया, अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, एंड देन ऑब्वियसली सोशल मीडिया की वजह से ये बहुत मशहूर हो गया और ये पूरे फ्रांस में आप समझ सकते हैं कि फैल गया। और यहाँ पे लिखा हुआ है पारी, सेंट-ट्रोपे, लंदन, दुबई। सो पूरी दुनिया में ये फैल गया। क्यों? क्योंकि इसने आपको ऑनलाइन लेकर आया और दुनिया को बताया कि देखें मैं इतना अच्छा खाना बनाता हूँ, मैं इतनी अच्छी चीज़ें, रेसिपीज़ मेरी यूनिक हैं और इसकी जर्नी बहुत मज़ेदार है। अच्छा, लोग आपके साथ कनेक्ट करते हैं, वो आपके ब्रांड के साथ नहीं करते। ये जितने भी शेफ़ हैं इन्होंने अपने रेस्टोरेंट के नाम से नहीं रेस्टोरेंट बनाए, इन्होंने अलग से नाम नहीं रखा, इन्होंने अपने ही नाम से रेस्टोरेंट बनाया। सो इनके रेस्टोरेंट इनके नाम से पहचाने जाते हैं। तो ये भी पावरफुल है। यू डोंट नीड टू क्रिएट अ रेस्टोरेंट विद अनदर नेम। आप अपने नाम से बनाएं ताकि आप एक ब्रांड बन जाए और ताकि कल को लोग जो है वो आपके साथ एफिलिएटेड हो जाए। अगेन अगर मैं सिद्दीक, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि 1-2 दफ़ा मैं इससे मिला हूँ, तो इट वाज अ गुड टाइम विद हिम। सिद्दीक ने पूरी ब्रांडिंग बनाई है अपनी। सो इसकी वेबसाइट भी है, यू कैन ऑर्डर फ्रॉम हिज वेबसाइट, इसकी रेसिपीज़ भी ख़रीद सकते हैं। अच्छा, ये जो शेफ़ हैं ये डरते भी नहीं हैं, ये अपनी रेसिपीज़, एग्जैक्ट रेसिपीज़ जो है ना ऑनलाइन डाल देते हैं। यू कैन बाय देयर बुक, आप हर चीज़ इनकी ख़रीद सकते हैं, प्रोडक्ट्स भी ख़रीद सकते हैं, रेसिपी भी ख़रीद सकते हैं, जो इक्विपमेंट ये यूज़ करते हैं वो भी ख़रीद सकते हैं। तो इट्स वेरी पावरफुल। सो ओवरऑल सिद्दीक गोले का जब आप नाम लिखते हैं तो इट्स अ होल ब्रांड, इट्स अ होल कंपनी, आप समझे, बिजनेस है जिसमें कंटेंट क्रिएशन भी आ जाती है, बट ऑब्वियसली उसकी कितनी खूबसूरत ई-कॉमर्स है, वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके अपना ऑर्डर कर सकते हैं पेस्ट्री। सो ओवरऑल हमने देखा है सोशल मीडिया, पर्सनल ब्रांडिंग, ये चीज़ें क्यों मैटर करती हैं। बिकॉज़ 25 करोड़ की आबादी में आपने अपनी जगह बनानी है, और जगह बनाने के लिए आपके पास एक ही चीज़ है कि आप ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस बनाएं, आप कंटेंट क्रिएशन करें,
अगर आप खुद नहीं कर सकते किसी से करवाएं, बट अगेन यू हैव टू डू इट। और अगर आपको समझ नहीं आ रही तो जाके देखें लोग क्या करते हैं, उनसे इंस्पायर हों। बिकॉज अगर आप अभी नहीं करेंगे तो कुछ देर बाद आपको लोग पहचानेंगे भी नहीं और लोग आपसे मे बी आपके साथ काम भी नहीं करना चाहेंगे। इन पब्लिक आप सबके सामने बनाएं, आप छुपाएं ना, आप ना छुपाएं कि आप क्या करने जा रहे हैं। आप ओपनली बताएं कि मैं अगले महीने 6 महीने बाद कैफ़े ओपन करने जा रहा हूँ, मैं रेस्टोरेंट ओपन करने जा रहा हूँ, मैं ये बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप दुनिया को बताएं, आप लोगों को बताएं, क्योंकि बताने से ये होता है कि आपके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है। वो प्रेशर इतना पावरफुल होता है कि वो आपसे काम करवा लेता है। हम लोग लेज़ी हो जाते हैं, जब सिर्फ हमारे ऊपर बात होती है तो हम काम को करते नहीं हैं। बट जब ऑब्वियसली आपकी ऑडियंस को पता होता है कि 6 महीने बाद एक चीज़ ओपन होने जा रही है, तो ऑब्वियसली यू विल डू योर बेस्ट। तो एक कैरेक्टर है, सो इट्स कॉल्ड चैप्टर 1 कैफ़े, इट्स इन फेज 4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। किसी को पता है चैप्टर 1 के बारे में? फेज 5, ठीक है। फेज 5 में अमेजिंग स्टोरी, मैं आपको ये वीडियो देखने देता हूँ। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन्होंने कैफ़े ओपन करने से पहले ये बनाई है। And Hamari opening is this month, and a lot of people have been asking me why 45 days. You see, the thing is, we do not have a big budget or an investor backing us up. This is all of our saved up money and the money we've got by selling assets. So we cannot afford to lose this game. And every single day that we continue without opening our cafe, money is going out of our pocket. And soon enough, we'll run out of money. So we have to open this month. But Pakistan में यार कोई काम नहीं करता है. Potentially we had a quotation कि we'll get it in 2 weeks. Where is the financials? When 2 weeks? Sign हमने इस तरह का लगवाना था. But now we have a fix. In my opinion, it's the best sign ever. Because of our interior team, हमें almost पूरा नक्शा change करना पड़ गया. And at this point, it's not even us; it's other people who are slowing down the operations. Yeah, we get the point. इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया. Means that's not a part of the business. But the reason why I'm making this video is to tell you guys that our opening is this month. So show your support at chapter 1. Follow the page at chapter 1. I think inshallah bring you guys the best coffee very soon. ओके, सो चैप्टर 1 एक एग्जांपल है और इनकी मार्केटिंग इतनी अच्छी थी इस वीडियो की वजह से। ओपनिंग के दिन मसले थे, ओपनिंग के दिन उनका जो आई थिंक कोई लीकेज हो रही थी, कोई पेंट ख़त्म नहीं हुआ था, सेटिंग ख़त्म नहीं हुई थी। अभी ओपनिंग थी, 1 घंटे बाद ओपनिंग थी एंड चीज़ें ख़त्म नहीं हुई थी। जो इनके फॉलोअर्स थे वो लोग आके उन्होंने हेल्प आउट किया ओपनिंग करवाने में, एंड इट वाज सो गुड कि पूरी कम्युनिटी बन गई है। आज वो वन ऑफ द आई थिंक बेस्ट जो कम्युनिटी वाइज है कैफ़े है DHA फेज 5 में। वो लोग आप उनके पेज पे जाके देखें, ढेर सारे कंटेंट बना के पोस्ट करते हैं। एंड दिस इज़ वेरी पावरफुल बिकॉज राइट नाउ यू नीड टू क्रिएट कम्युनिटीज़, यू नीड टू क्रिएट ट्राइब, यू नीड टू कनेक्ट विद पीपल। और ये बात वही है कि उस वीडियो की वजह से लोगों ने इनके साथ सिंपैथी गेन की है और ऑब्वियसली इन्होंने इनके साथ कनेक्ट करके इनके साथ काम और इनके साथ फिर जो टाइम गुजारना शुरू कर दिया है। एक और एग्जांपल निसा सुल्तान का आपको पता होगा। निसा सुल्तान, यस, आपको पता है, आपने जॉब की है, एक्सीलेंट, तो इनका भी पता होगा। जी, सो नादरा ओनर है निसा सुल्तान की एग्जैक्टली, और नादरा एक टर्किश पाकिस्तानी फीमेल है। बहुत टाइम इन्होंने पाकिस्तान में गुजारा है, बट ओरिजिन टर्क है। और इन्होंने फैसला किया कि मैं पाकिस्तान में टर्किश फूड को आम करूँगी, तो इन्होंने आई थिंक 10 साल पहले इन्होंने पहली ब्रांच गुलबर्ग में स्टार्ट की थी एंड देन उसके बाद उसको फॉलो करते करते आई थिंक आज 5 से 6 ब्रांच इनके हैं ऑल ओवर गुजरांवाला, फैसलाबाद, लाहौर में आई थिंक 4 है। तो हम लोग इनकी पर्सनल ब्रांडिंग में हेल्प आउट करते हैं। तो व्हाट्स फनी इज़ इनकी वीडियो अगर आप देखें तो परफेक्ट होती हैं। लोग इन्हें वीडियो देख के बहुत पसंद करते हैं, फॉलो करते हैं, दे लाइक द कंटेंट, बट कंटेंट शूट करते हुए उनकी जो रिएक्शन होती है वो काफ़ी फ़नी है।
So I'm going to share few example of Nadra bloopers. It's not a part of the video. So Reason why it's- when you saw it, No? Dobaरा? Quick, quick. Read. Very comfortable. And best. No. This is the reason. Yeah. Dobaरा. All our Turkish salads are. No. Dobaरा. We've introduced salad. Yeah, and but अगेन एग्जाम्पल, कंटेंट जब पोस्ट होता है तो वो परफेक्ट होता है, बट कंटेंट से पीछे जब शूट हो रहा होता है तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, बहुत से ब्लूपर्स होते हैं जो बाद में नज़र नहीं आते। और ऑब्वियसली पीछे पूरा एक एफर्ट होता है, पीछे पूरी एक एनर्जी और टाइम होता है जिसमें आपको ये करना पड़ता है। कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई चीज़ परफेक्ट नहीं कर सकता जब तक उसको वो करता ना रहे। सो नादरा के साथ हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहता है और काफ़ी मज़ा भी आता है। अगेन उन्हें समझ है कि ऑनलाइन प्रेजेंस क्यों ज़रूरी है और क्यों इन चीज़ों को करना चाहिए। एक अक्सर मैं बात करता हूँ कि किसी के पास बहाना नहीं है, एक्सक्यूज़ नहीं है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे ये काम आता नहीं है, मुझे ये चीज़ें नहीं आती, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन मौजूद है। क्योंकि हर चीज़ जो है ना सीखी जा सकती है, की जा सकती है। सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, सबके पास अच्छे कैमरेज हैं, सबके पास सोशल मीडिया अकाउंट्स, तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब तो लोगों को पहले जो इशू होता था कॉपीराइटिंग लिखने का, वो चैट जीपीटी ने ख़त्म कर दिया है। सो कहने का मकसद है कि अब किसी के पास एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम ये काम नहीं कर सकते, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और आजकल के दौर में आप सब कुछ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। अच्छा, ये कुछ टूल्स हैं आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं फ्यूचर में। ये वो टूल्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, ये वो टूल्स हैं जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं। एक तो आपका मशहूर चैट जीपीटी आप लोग यूज़ करते होंगे, उसके साथ जेमिनी गूगल का है। अगेन राइटिंग, कॉपी राइटिंग के लिए भी अच्छा है, इमेज जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। उसके बाद एक है नोटबुक LM, मैं इसको बहुत यूज़ करता हूँ बिकॉज बहुत ही एक पावरफुल टूल है जिसके अंदर आप सोर्स डाल देते हैं। सोर्स डालने के बाद आप उस कंटेंट को प्रोसेस कर सकते हैं। आप आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं, आप माइंड मैप बना सकते हैं, आप वीडियो जनरेट कर सकते हैं, आप पॉडकास्ट जनरेट कर सकते हैं, आप क्विज़ जनरेट कर सकते हैं, आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं नोटबुक LM से। सो नोटबुक LM इज़ वेरी पावरफुल इन द सेंस ऑफ कोई भी चीज़ आप सीखना चाहते हैं, आप नोटबुक LM में डाल दें, वो पॉडकास्ट जनरेट कर देगा। वो पॉडकास्ट आप सुने, आपको खुद समझ आ जाएगी कि वो क्या चीज़ है। उसके बाद आपका कैप्शन AI है। कैप्शन AI अच्छा टूल है बिकॉज आप लॉन्ग फॉर्मेट को उसके अंदर डाल देते हैं, वो आपको छोटी छोटी शॉर्ट्स बना देता है वीडियोस की। कैपकट भी कर लेता है, बट आई थिंक कैप्शन AI इज़ मच बेटर देन कैपकट। उसके बाद कैनवा सबको पता है, एक उसका फ्री वर्जन और एक प्रो बहुत बेहतर है। प्रो में ज़्यादा फीचर्स हैं, बट अगेन कैनवा इज़ द टूल टू अंडरस्टैंड एंड टू यूज़ बिकॉज ओवरऑल इट्स ऑल राउंडर। आप उस पर हर चीज़ कर सकते हैं, मोबाइल पे भी अवेलेबल है, लैपटॉप पे भी अवेलेबल है। सो कैनवा जो है ना वो सबको आना चाहिए। मिडजर्नी आपने सुना होगा, मिडजर्नी इज़ वेरी गुड फॉर कंटेंट क्रिएशन, फॉर इमेजेस एंड फॉर वीडियोस। अब वो वीडियोस भी बनाना शुरू कर गए। एंड कैपकट आपको पता होगा। और आजकल ये टूल जो है इसको जाके आपने चेक करना है, हिकफिल्स बहुत मशहूर टूल है AI अगेन, जिसमें आप कैरेक्टर बना सकते हैं। AI कैरेक्टर, आजकल AI कैरेक्टर का एक दौर आ गया है कि फेक कैरेक्टर ऑनलाइन
जिनकी ऑनलाइन प्रेजेंस है और जो अवेलेबल हैं। सो हिकफील इज़ अ वेरी पावरफुल टूल जिसको आप यूज़ करके कंटेंट काफ़ी बना सकते हैं। अगेन पहले इन चीज़ों में बहुत टाइम लगता था, अब एआई की वजह से ये चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती हैं। सो इन चीज़ों को यूज़ करने से आपका ऑब्वियसली जो है ना टाइम बच जाता है। आपने मोनेटाइज करना है अपने काम को, आपने मोनेटाइज करना है अपनी चीज़ों को, तो ऑब्वियसली आपको ऑनलाइन बेचना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन सेल करना होगा। ऑनलाइन सेल करने के लिए आपको कोर्सेज बनाने पड़ते हैं, आपको रेसिपीज़ बनानी पड़ती हैं, आपको ऐसा कंटेंट बनाना पड़ता है जो एक्सक्लूसिव है, जो ऑनलाइन बेचा जा सके। कुछ चीज़ें आप फ्री दे सकते हैं और कुछ चीज़ें आप पेड में लेके आ सकते हैं, जो ऑब्वियसली आप लोगों को चार्ज कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। सो ये चीज़ बहुत आई थिंक बहुत से लोग इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, ई कॉमर्स के थ्रू, ऑनलाइन शॉप के थ्रू। ड्रॉप शिपिंग का नाम सुना होगा आपने। सो ये जितना भी ट्रैफिक आपको आपकी ई कॉमर्स पे आता है वो आपके सोशल मीडिया से आता है मोस्टली। पहले गूगल से सिर्फ आता था, अब आपका सोशल मीडिया के थ्रू कंटेंट बना के आप उन्हें भेज देते हैं अपनी ई कॉमर्स की तरफ, ताकि वो वहाँ से ख़रीद सकें। अगेन ऑटोमेशन की तरफ हम जा रहे हैं। ऑटोमेशन का मतलब है कि आपको मैसेज पे जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती। आपका प्रोडक्ट सेल हो गया है, पैसे आपको मिल गए हैं, इट्स डन। किसी को पता है इसके बारे में? फरा, किसी और को पता है इसके बारे में? I don't get the point of these AI characters. I'm going to tell you. So ये एक AI कैरेक्टर है, one of the famous AI कैरेक्टर रोबोट in the world। LA में बेस है, 2.3 मिलियन फॉलोअर्स इसके हैं, 1400 पोस्ट इसकी हैं। पीछे सारा ऑटोमेटेड है, सब कुछ खुद से बन रहा है। उसकी लाइफ भी बनाई गई है, वो लोगों से मिल भी रही है, वो चार्ज भी करती है लोगों से मिलने के लिए, वो कैफ़ेज़ भी जाती है, वो कपड़े भी ख़रीदती है, वो ब्रांड को भी मार्केट करती है। वो ये जितना कंटेंट इसके पेज पे पोस्टेड है, इट्स ऑल एआई एंड इट्स ऑल फेक। सो इट्स अ बेसिकली रोबोट। हो सकता है कल को इसका रोबोट फिज़िकली आ जाए, बट अभी तो ये एआई कैरेक्टर है जो बहुत मशहूर है और लॉस एंजलिस में बैठा हुआ है। ओके, क्योंकि आप सब स्टूडेंट हैं और अभी कितने साल रहते हैं आपके यूनी में? 2, 3, 4 लॉन्ग टाइम। सो इंतज़ार ना करें 4 साल, 2 साल, 3 साल के बाद आप कुछ करेंगे। आपके पास अभी टाइम है। जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन प्रेजेंस, जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर काम करना, उतना जल्दी आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डिग्री आजकल इतनी रेलेवेंट नहीं रही। इट्स रियलिटी, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। जो एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं वो लोग देखते हैं कि ये ठीक है डिग्री तो होल्डर है, बट टैलेंटेड कितना है, ऑनलाइन प्रेजेंस कितनी है, एक्स्ट्रा वर्क कितना कर सकता है, आउट ऑफ द बॉक्स कितना जा सकता है, इसको टूल्स कितने आते हैं, इसका स्किल लेवल क्या है। तो इस चीज़ की वजह से इस चीज़ को ज़हन में रखना है। आप अपनी प्रेजेंस बहुत जल्दी जो है ना बनाएं और आप आगे जो है ना बढ़ें। सो या एक छोटा सा मैंने गाइड बनाया है फॉर द एंड। जो चीज़ें मैं आपको रिकमेंड करता हूँ यहाँ से निकलने के बाद जो आपको करने की ज़रूरत है सबको, ये सिर्फ चंद लोगों के लिए नहीं है, सबके लिए एक एडवाइस है। अगर आप करते हैं आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। एक तो अपनी एक ऑफिशियल वेबसाइट बनाएं अपने नाम से। आपका जो भी नाम है, सलमान है, शानजा है या जो भी है, आप अपना जो है आप अपना जो है आप अपनी जो है
ऑनलाइन प्रेजेंस, अपनी डोमेन खरीदें। सो फ्रेंच में शानजा बनेगा, शानजा। सो ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि अपनी ऑफिशियल वेबसाइट बनाएं, और ऑफिशियल वेबसाइट का ये फ़ायदा होगा कि गूगल पे इंडेक्स्ड हो जाएगी और उसके ऊपर आपका पूरा होल्ड होगा। सोशल मीडिया का जो सबसे ज़्यादा मसला है, आप बैन किए जा सकते हैं। अगर आप पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाते हैं, आप कंटेंट ऐसा शेयर करते हैं, तो आप बैन किए जा सकते हैं। सो इसलिए आपका एक ऑफिशियल पेज होना चाहिए, एक ऑफिशियल वेबसाइट होनी चाहिए जिसके ऊपर आप जाके अपना कंटेंट पोस्ट कर सकें फ्रीली और जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगा सके। सो पहला एडवाइस, आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट बनाएं। सेकंड, आपने अपनी ऑनलाइन एक ट्राइब बनानी है, एक कम्युनिटी बनानी है, चाहे ब्लॉगिंग के थ्रू बनाएं, चाहे न्यूज़लेटर के थ्रू बनाएं, चाहे सोशल मीडिया पे आप चैनल बना के उसको करें, चाहे व्हाट्सएप पे कोई चैनल बना लें, बट आपने एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है जिसमें चाहे वो 100 लोग हों, चाहे वो 1000 लोग हों। आजकल फॉलोअर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं किया जा रहा। कुछ लोगों के मिलियंस फॉलोअर्स हैं, उनके लाइक्स सिर्फ 50 लाइक्स होते हैं। सो लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस आ गई कि फॉलोअर्स डजंट मैटर, व्हाट मैटर कि कितने लोग इंटरैक्ट करते हैं आपके साथ। सो फॉलोअर पे ना जाएं, आप ये फोकस करें कि मेरे ऑफिशियल मेंबर्स कितने हैं, ऑफिशियल कितने लोग हैं मेरे नेटवर्क में, कम्युनिटी में, ट्राइब में, जो डीपली फॉलो कर रहे हैं, जो रोज़ फॉलो करते हैं, जो लोग इंटरैक्ट भी करते हैं आपके साथ। सेकेंड एडवाइस, बिल्ड योर ऑनलाइन ट्राइब। एंड अगेन, अपना ऑनलाइन पोर्टफोलियो बनाएं। आपका पोर्टफोलियो ऑनलाइन होना चाहिए। लेट्स टेक अ ब्रेक। पाचिगे बट साहब, Monsieur Butt, Monsieur Butt, ça va? I ask Saba. Okay guys, let's finish this. So एक तो अपना ऑनलाइन पोर्टफोलियो बिल्डअप करें, क्योंकि अगेन पोर्टफोलियो एक ही दफ़ा होता है, ज़रूरत नहीं होती कि आप हर वक्त उसको चेंज करते रहें। बट जो आपके बेस्ट प्रोजेक्ट होते हैं, जो आपकी बेस्ट चीज़ें होती हैं, वो आप ऑनलाइन डाल देते हैं ताकि एक ही दफ़ा CV ऑनलाइन अवेलेबल हो। और उस CV का ये फ़ायदा होगा कि लोग आपको पहचान सकते हैं, देख सकते हैं कि आप क्या काम करते हैं। So just to make a recap of everything, जो पिछले साल, जो इस साल आप लोगों ने किया है, इट्स फाइन। उसके बाद जो है ना, आपने चेंज लाना है अपने अंदर। So सबसे पहले आप बैठ के अपना एक रेट्रो करें, एक बैठ के थोड़ा सा सोचें। गाइज हेलो, लेट्स फिनिश। स्ट्रेस तो नहीं हो रहा आज? तो मैंने आपको कुछ सिखाया था उस दिन, डीप ब्रीदिंग 30 सेकेंड, 30 सेकेंड जो है ना ब्रीदिंग करें। स्टूडेंट पे बहुत काम करने की ज़रूरत है शेफ उमैस, स्टूडेंट पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। हाँ, मैं आपको किचन में इनके साथ छोड़ देता हूँ। पेपर से देने छोड़ देंगे, वो भी संडे के दिन। ओके गाइज, सो सबसे पहले आपने बैठ के ये सोचना है कि आप कौन हैं। ये एक सवाल है जो अक्सर हम अपने आप से नहीं करते। सो आप कौन हैं, आप क्या करना चाहते हैं, क्या चीज़ पसंद करते हैं, क्या करना चाहते हैं,
किस चीज़ का शौक़ है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें टाइम आप भूल जाते हैं। मैं जब डिजिटल पे काम करता हूँ तो मैं ये नहीं देखता कि सुबह के 2 बजे हैं या सुबह के 6 बजे हैं। मुझे डिजिटल का शौक़ है तो मैं उसमें फिर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता हूँ। एंड वो काम क्यों करना चाहते हैं, उसका एक पर्पस होना चाहिए, उसका एक गोल होना चाहिए कि उस काम करने से क्या फ़ायदा पहुँच सकता है माशरे में। उसके बाद आपने ऑब्वियसली ऑडियंस डिसाइड करनी है कि किस ऑडियंस से बात करनी है फरा, किस ऑडियंस से बात करना चाहते हैं, किस से जो है आप किसके साथ कंटेंट शेयर करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली ऑडियंस का पूरा एक सिलेक्शन जो है ना होनी चाहिए। कॉफ़ी भी आपको मिल जाएगी, फिक्र ना करें। ऑडियंस अगेन, तीसरा पॉइंट आपकी वेबसाइट। अगेन पहले भी मैंने आपको बताया वेबसाइट आपकी बहुत मैटर करती है। जो आप फ़ौरन काम कर सकते हैं, आई थिंक कि आप सोशल मीडिया पे जाके आप अपनी बायो प्रोफाइल पे काम कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें हैं जिसको चेंज करना लाजमी होता है, ताकि आप वो चेंज एक दफ़ा ले आए और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप काम करना शुरू कर दें अपने सोशल मीडिया पे। प्रोफाइल के चेंज होने से आपका माइंड चेंज हो जाता है और ऑब्वियसली आपकी स्ट्रैटेजी बिल्ड होना शुरू हो जाती है। कंटेंट की स्ट्रैटेजी होती है। कंटेंट जब आप बनाते हैं तो आप उसको डिवाइड करते हैं। नया कंटेंट हर वक्त नहीं बनाया जा सकता, आप पुराने कंटेंट को रिसाइकल करते हैं। चाहे पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, आप उन चीज़ों को यूज़ करके आप नया कंटेंट जो है ना पोस्ट करते हैं। अगेन टूल आपको मैंने पहले ही मेंशन कर दिए, कैनवा, कैपकट, चैट जीपीटी। आप दोस्तों से भी हेल्प आउट ले सकते हैं। अगर आपके दोस्त आपके साथ मुखलिस हैं तो आप उनको कह सकते हैं कि मेरी वीडियो बना लें, मेरी 2-3 वीडियो बना लें। उसका ये फ़ायदा होगा कि वो कंटेंट आप बाद में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आज एहसन मेरी वीडियो बना रहा है, सो थैंक यू वेरी मच एहसन। तो उसके बाद कुछ टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हैं। आप हर चीज़ नया नहीं बनाएं, आप ज़ीरो से नहीं हर चीज़ बनाएं। आप टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्क्रैच से किसी चीज़ को स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। जी स्टेप 1, oops. बिजली चलेगी। ओह वेरी नाइस, ये फिर भी चल रहा है। स्टेप 1, अगर आपको पीडीएफ चाहिए मैं आपको पीडीएफ भिजवा भी सकता हूँ। पीडीएफ आपको मिल सकता है अगर चाहिए, इट्स नॉट बिग डील। स्टेप 1 हो गया आपका। स्टेप 2 अगेन कंटेंट क्रिएशन, पूरी स्ट्रैटेजी होती है। जो इन्फ्लुएंसर कामयाब होते हैं वो बाय चांस नहीं होते, पीछे पूरी स्ट्रैटेजी होती है। वो अपने 5 साल का जो कंटेंट है वो रीपर्पस करके क्रिएट करते हैं और शेयर करते हैं। और अगेन एक चैलेंज बनाए अपने अंदर, अपने साथ, कि आप 60 डेज़ का प्लान बनाएं। 60 डे का आप इस तरह का प्लान बनाएं कि मैंने रोज़ कुछ पोस्ट करना है, और ये लाजमी होना चाहिए, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो कोट हो, आप रोज़ एक पोस्ट लगाएं। ये एक चैलेंज होना चाहिए। जैसे आप सुबह उठ के मुंह साफ़ करते हैं, उसी तरह आपको कंटेंट क्रिएट करना है। और वो अगेन एक चैलेंज है, आप उसमें फेल भी हो सकते हैं, बट यू हैव टू वर्क ऑन इट, यू हैव टू चैलेंज योरसेल्फ। उसके बाद एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप फोकस करें लर्निंग पे। खूबसूरत लगता है नहीं लगता ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि क्या ये आपकी इम्प्रूवमेंट आपके अंदर ला रहा है, क्या इसकी वजह से आपको कोई नई चीज़ सीखने को मिल रही है। सोशल मीडिया के साथ हम रोज़ इंटरेक्ट तो करते हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम और लोगों के प्रोफाइल पे जाके कमेंट करें। ये भी एक ज़रिया है ऑडियंस को ग्रो करने का, ये भी एक ज़रिया है आपके प्रोफाइल को ग्रो करना। आप और लोगों के प्रोफाइल पे जाके कमेंट करें, आप और लोगों के पोस्ट पे जाके कमेंट करें। लोगों के प्रोफाइल पे जाके कमेंट करने से आपकी रीच और आपकी जो विजिबिलिटी है वो बढ़ जाती है।
और एक लास्ट थिंग है कि आप अपना चेक करें कि कौन सा कंटेंट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, कौन सा कंटेंट है जो ज़्यादा अच्छा आपकी ऑडियंस को बेहतर लगता है, पसंद है। ये जब आप प्रो हो जाते हैं, जब आप चीज़ों को समझ जाते हैं, जब आप इसको लॉन्ग टर्म पे लेके चलना चाहते हैं, तो आप रोज़ बैठ के कंटेंट नहीं पोस्ट करते, आप उसको स्केड्यूल करते हैं। स्केड्यूल इज़ द मेन गोल। आपको पता होगा कि बड़ी एजेंसीज़ क्या करती हैं, वो 6 से 7 महीने का कंटेंट स्केड्यूल करके लगा देती हैं एंड देन फोकस करती हैं उस कंटेंट पे जो बिल्कुल रैंडम आ जाता है या लास्ट मिनट पे आ जाता है। वरना उनका जो फीड है, जो उनका प्लानिंग होती है, कैलेंडर होता है, वो स्केड्यूल होता है, उन्हें रोज़ बैठ के पोस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। मेटा के थ्रू आप स्केड्यूल कर सकते हैं पोस्ट, और ऐप के थ्रू भी आप कर सकते हैं। सो एटलीस्ट जो है ना 15 से 20 पोस्ट आप अगर स्केड्यूल कर दें तो आपके पास 15 से 20 दिनों का जो है ना कंटेंट होता है एक्स्ट्रा, जिसमें आप पे थोड़ा सा नेक्स्ट कंटेंट के लिए आप प्लान कर सकते हैं और नई चीज़ें ट्राई करते रहें और ऑलवेज रिव्यू करें अपने उस कंटेंट को जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इट कैन बी अ पिक्चर, इट कैन बी अ कैरोसेल, इट कैन बी अ वीडियो। Yes, the best part. Let's start with Farah. आपको काफ़ी हंसी आ रही है। Am I supposed to ask or you supposed to ask? No, you can. You have to ask me a question. It's mandatory. Should I start? I should. You can. It's an awkward turn. नहीं, Acha. घर वाली बात है। You're in this whole scenario for like so many years, right? तो आपको कभी इस तरह फील नहीं हुआ कि मैं थक गया हूँ या फिर मैं अब मज़ीद नहीं करना चाहता ये, या फिर जिस चीज़ में मैंने डिग्री ली थी एंड पीपल अपोज यू कि इसमें नहीं करना या ये नहीं करना, डिजिटल मार्केटिंग नहीं करनी है, तो आपने इसको कैसे कोप किया? So again, passion, patience और जो आपके अंदर एक ख्वाहिश होती है कि आपने ऑलवेज़ वही करना है जो आपका दिल करता है। हम सब के अंदर एक रेबल होता है, हम वो नहीं करना चाहते जो लोग हमें बताते हैं, हम वो करना चाहते हैं जो अंदर हमारे अंदर कुछ चल रहा होता है। ऑब्वियसली उसको करने के लिए आपको टाइम लगता है, आपको लोगों के ख़िलाफ़ जाना पड़ता है, आपको बहुत सा क्रिटिसिज्म सुनना पड़ता है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर फेल होते हैं तो सारी फिंगर आपकी तरफ पॉइंट करती हैं, बट अगर कामयाब हो जाते हैं तो आप बाकियों से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो आपको शाबाशी दें, आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आप खुद अपने आप को शाबाशी दो। फिर कभी कभार आप जाके कॉफ़ी पीते हैं अकेले, फिर कभी कभार आप खाना खाते हैं अकेले, आप इंजॉय करते हैं बिकॉज यू नो कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो आप अपने लिए कर रहे हैं, वो आप किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। किसी के कहने पे आप डिग्री पास नहीं कर रहे, किसी के कहने पे बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे, किसी के कहने पे आप जॉब नहीं कर रहे, आप सिर्फ वो काम कर रहे हैं क्योंकि आपको उस चीज़ का शौक़ है और आपको लगता है कि वो चीज़ आपके लिए अच्छी है। और हम सब टैलेंटेड हैं, हम सब के अंदर एक स्किल है जो छुपा हुआ है, जिसको हम एक्सप्लोर नहीं करते, जिसको हम पॉलिश नहीं करते। बहुत से लोग अपने स्किल, अपनी पैशन से दूर रहते हैं और आखिरी वक्त जब वो 60-70 के होते हैं अपने बच्चों को बता रहे होते हैं कि तुम्हें पता है मुझे इस चीज़ का शौक़ था, तुम्हें पता है कि मुझे इस चीज़ में मैं बहुत पैशनेट था इस चीज़ के बारे में, बट इट्स टू लेट। सो आउट ऑफ द वे जाना, अपनी मर्ज़ी करना, ये भी एक ब्लेसिंग है। और मैं अक्सर एक बात करता हूँ, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो सकती है, जो आपके रिलेटिव होते हैं उनकी बात ना सुना करें। इट्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट आपके रिलेटिव क्योंकि आपसे प्यार करते हैं, वो नहीं चाहते कि आप रिस्क लें, वो नहीं चाहते कि आप ऐसी चीज़ें ट्राई करें जिनके बारे में उन्हें पता नहीं होता। तो उसको समझ आती है उठना कैसे है। इंसान जब तक गिरता नहीं है उसको नहीं समझ आती कि उठना कैसे है। ये जितने भी मिलियनर्स बैठे हुए हैं, ये एक दिन इनके पास ऐसे भी दिन थे जिस पे ये ज़ीरो पे आ गए थे, बट उन्होंने बाउंस बैक किया है। ऑब्वियसली यू हैव टू डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू यू।
ताकि कल को ये ना कोई आपको कह सके कि मेरी वजह से तुम यहाँ तक पहुँचे हो। सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आप अपनी इन अदर वर्ड अपनी मर्ज़ी करें। और ये मैंने इकबाल से सीखा है। इकबाल ने अपनी पूरी ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी की है। उन्होंने जो ख्वाब भी शेयर किया था वो भी एक ऐसा ख्वाब था जो इम्पॉसिबल था, काफ़ी लोगों ने मजाक उड़ाया था, बट अगेन उन्हें पूरा यकीन था कि ये होगा एंड हो गया। सो आप ज़िंदगी में वो काम करें जिस पे आपको बिलीफ है, और कोशिश करें कि इन्फ्लुएंस ना हो उस दुनिया से जो आपकी गिर्द है। जो गिर्द आपकी दुनिया वो नहीं आपको ख़राब करती, आपका माइंडसेट आपको डाउन कर देता है। सो फरा, दिस इज़ माई आंसर। यस वलीद, वहीद, वलीद, वलीद। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अपने पैशन में भी फोकस कर रहे हो, लेकिन जो आप काम कर रहे हो जिससे आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है उसमें आपका दिल नहीं है। लेकिन आप अगर वो नहीं करते तो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते, चीज़ें आपकी मैनेज नहीं होगी। लेकिन जिसमें आपका पैशन है आप उसमें भी हो, लाइक उसमें अगर आप 24 आवर में से 2 घंटे आप अपने पैशन को दे रहे हो और बाकी टाइम आप अपनी उस काम को दे रहे हो जिसमें आपका दिल नहीं है, लेकिन वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? अक्सर पैशन शुरू में जो है ना वो आपको स्टेबिलिटी नहीं देता, क्योंकि पैशन बहुत वेग चीज़ है। उसको स्ट्रक्चर करने की ज़रूरत होती है, उसको बिज़नेस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है, उसको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है। पैशन ऐसे नहीं है कि मैंने किसी चीज़ की ख्वाहिश की और वो फ़ौरन जो है ना पैसा जनरेट करना शुरू कर दे या मैं उसे मोनेटाइज कर सकूं। उसमें टाइम लगता है, और ऑब्वियसली जितना टाइम लगता है उसमें आपको कुछ और करना पड़ता है। आप फिर और चीज़ों पे फोकस करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा जो है ना फ्रीडम मिले, आप इंडिपेंडेंट रहें। सो इस चीज़ का बैलेंस आपको ऐसे मिलता है कि यू हैव 2 ही तरीके हैं, या आप सब्र कर सकते हैं, आप इतनी सेविंग कर लें कि आप 6 महीने सब्र कर सकते हैं विदाउट अर्निंग समथिंग। एक ये तरीका है, बहुत से लोग करते हैं। वो 1 साल काम करते हैं, फिर वो 1 साल की जो कमाई होती है वो सेविंग में कन्वर्ट करके और जो सेव किए होते हैं वो उसके साथ सब्र करते हैं। 6 महीने अपने पैशन को, अपने बिजनेस को पॉलिश करके उसको इतना बना देते हैं कि वो उनको फाइनेंशियली उनको जो है ना फाइनेंशियली बेनिफिट दे सके। तो मैंने अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ, मैंने कभी जॉब नहीं की। सो मैंने अगर ये शुरू में फ्रीलांसिंग की भी है तो इट वाज जस्ट फ्रीलांसिंग। मैंने इसको आहिस्ता आहिस्ता, एक प्रोजेक्ट मिला, 2 मिले, 3 मिले, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग आपको जानना शुरू कर देते हैं, फिर ऑब्वियसली लोग आपको कांटेक्ट करते हैं। बट आई थिंक आप लोग जहाँ पे लैक करते हो विजिबिलिटी है। विजिबिलिटी नहीं है ना, लोगों को पता ही नहीं आप क्या करते हो, लोगों को पता ही नहीं आप किधर करते हो, कैसे करते हो, कितना चार्ज करते हो। और पाकिस्तान में मैंने देखा है कि लोग जब बताते हैं, विजिबल होते हैं, तो लोग उनके साथ काम करना चाहते हैं। सो पहले अपनी विजिबिलिटी पे काम शुरू करें, ऑनलाइन, सोशल मीडिया, इस पे कंटेंट बनाना शुरू कर दें उस चीज़ के बारे में जो भी आप करना चाहते हैं। उसके बाद आप ये सोचें कि इसको मोनेटाइज कैसे करना है, इसको मैं कैसे करूं, इसका मैं कोर्स बनाऊं, इसका मैं ई बुक लॉन्च करूं, इसके मैं पेड क्लासेस करूं, वर्कशॉप करूं, व्हाट कैन आई डू टू मोनेटाइज इट, लोग क्यों पे करेंगे इसको। सो ये चीज़ आपने फाइंड करनी है। ऑब्वियसली आजकल आप अकेले नहीं हैं, आस्क जीपीटी से एक डीप टॉक करें, उसके साथ बैठें, 2-3 घंटे उसके साथ बैठें, 2-3 घंटे आप उसके साथ गपशप लगाएं, और आप देखेंगे कि 2 घंटे के बाद जब वो आपको इतना डाटा दे देगा, ऑब्वियसली यू विल फाइंड सम सोल्यूशन। अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमारे यहाँ पे ऐसे सर्वाइव पॉसिबल नहीं है जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है कि यूनिवर्सिटीज़ भी जाना है, फीसिस हैं, उसके अलावा बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। तो आप अपने पैशन को छोड़ के आप अपने पर्सनल जो जितने भी फाइनेंशियल होते हैं आप उनकी तरफ ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। पाकिस्तान में आप लोग बहुत लकी हैं, बिकॉज मोस्टली कौन फीसिस देता है इधर? आप खुद अपनी फ़ीस देते हैं, बाकी लोग खुद, नो पेरेंट्स। ओके,
मोस्टली पेरेंट्स फाइनेंस करते हैं फीसेस, बट अगर आप खुद पे कर रहे हैं दैट मीन कि यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल, इट्स ऑलरेडी अ गुड थिंग, इट्स ऑलरेडी अ गुड थिंग, इज़ नॉट अ बैड थिंग। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो जिनके पेरेंट्स फाइनेंस करते हैं वो पैम्पर्ड हैं, जिनके पेरेंट्स फाइनेंस करते हैं वो लोग हैं जो अभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं। जो लोग खुद पे कर पा रहे हैं दैट्स अ वेरी गुड थिंग, दैट मीन के यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू पे योर फी। एंड जब आपको मौका मिलेगा, बिकॉज ज़िंदगी में मौका मिलता है, अभी आपके 1 साल 2 साल 3 साल जितने भी रहते हैं, इसके बाद आपको मौका मिलेगा। दूसरी बात है, आप कभी बैठ के ये सोचना है कि वाकई आप अपना टाइम ज़ाया नहीं करते। दिन में बैठ के ये सोचना कि कितना टाइम आप ज़ाया करते हो एक दिन में, कितने घंटे ज़ाया करते हो। हम शुरू में बात कर रहे थे डूम स्क्रॉलिंग, कितना टाइम ज़ाया करते हो इसके अंदर, 3 घंटे 4 घंटे। 4 घंटे बहुत ज़्यादा टाइम है। 4 घंटे में आप बहुत कुछ कर सकते हो। 4 घंटे में आप पूरे महीने का कंटेंट प्लान करके स्केड्यूल कर सकते हो। और आप बहुत अच्छे स्पीकर हो, you are confident, you know how to talk, you can create good content। आप लोग इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते। अल्लाह ताला ने जी